नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। इस वक्त हम लोग हैं कांग्रेस के कार्यालय में। हालांकि कांग्रेस जो उम्मीद थी वो प्रदर्शन नहीं कर पाई है। बावजूद इसके कांग्रेस इस जीत को, इस चुनाव को जीत के तौर पर देख रही है और बहुत उत्साह है। कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है। जो 295 का टारगेट कांग्रेस ने रखा था, अपने लिए रखा था, लेकिन वो बीजेपी एनडीए के लिए वो टारगेट लगभग सा वैसा ही हो रहा। 295 या 299 के आसपास बीजेपी स्कोर कर रही है और कांग्रेस जो है 99 के फेर में है। हमारे साथ एक पैनल है, जाना माना पैनल है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी हैं हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय में, हम लोग यहाँ पर हैं और कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और कंसल्टिंग एडिटर कैपिटल हेडलाइंस वात्सल राय जी हैं। वात्सल राय जी, आप और हम पूरा दिन घूम रहे हैं, बीजेपी दफ्तर भी गए थे। बीजेपी दफ्तर में आपने जो देखा, वहाँ से हम लोगों ने बातचीत की, सारा कुछ किया। वहाँ का उत्साह और वहाँ इस चुनाव के क्या मायने रहे, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, किस तरीके से चुनाव को लिया, क्या आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी की जीत है या प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा इस जो नंबर्स हैं, इस नंबर्स को लेकर के उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि वो शायद उन्हीं की हार है, क्योंकि वो जो चुनाव था वो मोदी की गारंटी पर चुनाव था। आप इसको किस तरीके से इसकी विवेचना करेंगे? जी, निश्चित तौर पर जब आपने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री जी को क्या लग रहा होगा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने इस तरह पेंट करने की कोशिश नहीं की जैसे उनकी हार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसके दफ्तर में हम खड़े हुए हैं, दोपहर में इसी बराबर के पंडाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। राहुल गांधी ने भी, हालांकि अभी उनकी पार्टी की सेंचुरी पूरी नहीं हुई है, 99 पर गाड़ी अटकी हुई है, 99 के फेर में कांग्रेस फंसी हुई है, जिसके बारे में हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे थे। 2014 में उन्होंने 44 सीटें हासिल की, 2019 में कुछ नंबर बढ़ा, 52 तक रुक गए। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि 100 से ऊपर कांग्रेस जाएगी। जिस तरह के रुझान थे, एग्जिट पोल ने हालांकि उस तरह का संकेत नहीं दिया था, लेकिन कांग्रेस के नेता, और हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौजूद हैं, हमारे साथ लगातार पैनलिस्ट थे, पूरे चुनाव में ये मौजूद थे और इन्होंने भी इसी तरह का दावा किया था। तो कांग्रेस का जो नंबर है उसको कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों ने उसको जीत के तौर पर प्रेजेंट किया, क्योंकि वो एज ए इंडिया ब्लॉक की जीत देख रहे थे, वो उत्तर प्रदेश की जीत देख रहे थे। और कांग्रेस पार्टी के लिए रिलैक्स करने वाला दिन है, क्योंकि राहुल गांधी पिछली बार 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, 1 सीट से यानी अमेठी से हार गए थे। इस बार भी वो 2 सीटों से चुनाव लड़े, वायनाड से भी जीते और रायबरेली से भी जीते, तो उनके लिए एक राहत भरा दिन आज का है। लेकिन अगर इसको बीजेपी की हार के तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं देख रही है और मुझे भी निश्चित तौर पर नहीं लगता उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी ने अप टू द मार्क प्रदर्शन किया है और निश्चित तौर पर यूपी में तो कम से कम 2 चेहरे थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर और योगी आदित्यनाथ, जिन्हें कई लोग उनका सक्सेसर भी मानते हैं। तो 2 बड़े चेहरे थे और भी कई सारे चेहरे उत्तर प्रदेश में थे, कई सारे स्टेक होल्डर्स थे, छोटी पार्टियां भी थी जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया। तो अकेले मोदी जी पर फोकस तो था, जैसे मोदी की गारंटी पर ही पूरे देश में चुनाव लड़ा गया, तो उत्तर प्रदेश में भी नेचुरली सारा दारोमदार मोदी जी के कंधे पर था। लेकिन केवल एक राज्य में, या राजस्थान में कुछ सीटें कम हुई हैं, 2 राज्यों में अगर आप देखें तो उसको मोदी की निजी हार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आज भी 241 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। सवाल यहीं से हो रहा है, जो लोग सवाल कर रहे हैं या कांग्रेस जो सवाल कर रही है, कि चूंकि टारगेट इनका 370 था बीजेपी का, और 370 के मार्क से देखा जाए तो बहुत नीचे आए हैं, इवन कि 2019 के प्रदर्शन को भी दोहरा नहीं पाए हैं। तो निजी तौर पर, क्योंकि निजी तौर पर मोदी ही लीड कर रहे थे और प्रोजेक्ट किया जा रहा था, तो क्या इसमें आप जिस तरीके से कांग्रेस ले रही है इसको कि मोदी की हार है नैतिक तौर पर, तो क्या आपका इसको कोई दम लग रहा है इस नैरेटिव में कांग्रेस के कि ये मोदी की हार है, या फिर इंडिया अलायंस जो है वो सत्ता से अभी दूर है और एनडीए अलायंस के तौर पर एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, क्योंकि एनडीए बहुमत पे तो है ही जी, बीजेपी। निश्चित तौर पर आप जो बात कह रहे हैं मैं भी उसी बात पर आना चाहूँगा कि
400 पार का नारा दिया गया, 370 अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए किया गया, क्योंकि उन्होंने बार इतना ऊपर कर दिया था। तो जब आप बार इतना ऊपर कर देते हैं तो उसके हिसाब से ही लोग डिसअपॉइंट होते हैं। देखना ये भी चाहिए कि 2014 में जब 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अकेले आई तो उसको नरेंद्र मोदी की आंधी कहा गया, और 240-42 अगर आप लाते हो तो उसको आपकी हार कहा जा रहा है, क्योंकि नेचुरली नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद ही अपना बार इतना ऊपर कर दिया। लेकिन जैसे बाकी एनालिस्ट ने भी कहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 80 जो इंटरव्यू दिए चुनाव के दौरान, तो एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने विपक्ष के सामने ये बात कही और वो उसमें फंस गया। 3 चरण के बाद उनको समझ में आया कि बात क्या है, सरकार तो 272 पर ही बनती है, तो 272 अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और कई लोग इसको मानते हैं कि जिस तरह से एक आरोप भी लगता था और कई लोग देखते भी थे कि सरकार सिर्फ 2 या 3 लोग चला रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा लोगों की सहमति होगी। जो एनडीए का अभी कुनवा था, जिसको माना जाता था केवल साथ रखने के लिए रख लिया गया है, उनकी ज़्यादा सुनवाई नहीं होती थी, अब उनकी सुनवाई होगी। लेकिन जहाँ तक आप कांग्रेस के दफ्तर में इस समय खड़े हैं, और मैं अपने कैमरामैन धर्मेंद्र से कहूँगा, पीछे 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदिरा गांधी एक करिश्माई नेता थी, बिल्कुल। उनके टाइम में वो लगातार 10 साल से ज़्यादा, 11 साल के लगभग प्रधानमंत्री रहीं, और कुल मिला के 15 साल से लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं। राजीव गांधी जो 400 पार का नारा दिया था इस बार नरेंद्र मोदी साहब ने, वो एनडीए के लिए थे 400 पार। राजीव गांधी वाहिद प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में कभी जवाहरलाल नेहरू साहब, जिनके रिकॉर्ड की आज बराबरी की है नरेंद्र मोदी साहब ने बहुमत हासिल करके, भले ही एनडीए के अलायंस के तौर पर, और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के लगभग तौर पर प्रोजेक्ट करके, क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसी के बाद चुनाव हुए, और जब वो चुनाव हुए तो इनकी पार्टी को 404 सीट मिली। वो अभी तक का भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय आम चुनाव का सबसे बड़ा रिकॉर्ड वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, वो अभी तक पार नहीं हुआ। तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो नरेंद्र मोदी उस मार्क को टच नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी के लगातार 11 साल प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को वो 1 साल के बाद तोड़ देंगे, क्योंकि 26 मई को उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कर दिया, और एनडीए में अभी उनका कोई चैलेंजर नहीं है। अगर इंडिया अलायंस ढंग से अपना अलायंस बनाता, जैसे हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि यूपी में या बाकी राज्यों में, अगर आप प्रदर्शन देखें, बिहार में आप चले जाएं, जैसा हम और आप डिस्कस कर रहे थे कि 12 सीटें बीजेपी को, 12 सीटें जनता दल यूनाइटेड को, और 5 सीटें जो हम लोग अपने अनुमानों में 4 सीटें मान रहे थे एलजेपी को, वो 5 सीटें मिली। कांग्रेस सिर्फ 3 सीट जीत पाई है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें तो भले ही केवल सिर्फ 17 सीटों पर कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ी थी, लेकिन यूपी कांग्रेस का किसी ज़माने में गढ़ था। निश्चित तौर पर जब ये सत्ता में 2009 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2009 से लेकर 2014 तक उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के 21 सांसद थे। आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 सांसद हैं। गुजरात में बड़ी मुश्किल से 1 सांसद जीत पाया है। तो गुजरात में जो उन्होंने कमाया मध्य प्रदेश में गंवा दिया, छत्तीसगढ़ में गंवा दिया, राजस्थान में आपने कुछ गेन किया है, लेकिन बाकी राज्यों में आपके एलाइज की जीत है। आप उन जगहों पर जीते हैं जहां बीजेपी आपके मुकाबले में नहीं थी। बीजेपी से जहां आपका मुकाबला हुआ, निश्चित तौर पर एक राहत की बात ज़रूर होगी। राहत की बात होगी राहुल गांधी के लिए कि वो वायनाड और अमेठी दोनों जीते, और रायबरेली, माफ़ कीजिएगा, वायनाड और रायबरेली जीते, और अमेठी में भी किशोरी लाल जी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। स्मृति ईरानी की बड़ी हार हुई, तो इस लिहाज से कांग्रेस के लिए कंसोलेशन है। लेकिन इसको ओवरऑल अगर आप कहना चाहते हैं, कुछ विश्लेषक कह रहे हैं या कांग्रेस के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि ये मोदी की हार है या बीजेपी की हार है, तो नंबर्स ऐसा सजेस्ट नहीं करते। जो बार उन्होंने खड़ा किया था उस लिहाज से ज़रूर आप कह सकते हैं। निश्चित तौर पे लोकतंत्र में जिसकी सरकार बन रही होती है, वो सरकार चाहे थोड़े मार्जिन से बने या ज़्यादा से बने, और इस तरह का व्हाट्सएप पर मैसेज भी चल रहा है कि ये चुनाव इसलिए भी याद किया जाएगा कि जो गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है उसको हारा हुआ माना जा रहा है, और जिस गठबंधन की कम सीटें आई हैं तो उसको जीता हुआ बताएगा। वायरल है। हाँ, तो ये वायरल है। ये इस तरह का डॉक्टर सत्येंद्र से भी समझ लेते हैं हमारे साथ। डॉक्टर सत्येंद्र, आप इस जीत या हार को किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के लिए, ख़ास तौर पर कि कांग्रेस क्या बेवजह खुश है? सरकार तो बनाने की कोई ख़ास वजह तो दिख नहीं रही कि कोई इनको एनडीए का अलायंस कोई आके टूट के इनके साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ शामिल हो रहा हो, तभी सरकार। नंबर गेम है, पूरा नंबर गेम में पिछड़ती हुई नज़र आ रहा है। इंडिया ब्लॉक की बात कर रहा हूँ और एनडीए की। एनडीए के पास नंबर्स वो हैं, 272 से ऊपर है वो। तो आप इस चुनाव के इन परिणामों को किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप विश्लेषित करेंगे?
नहीं, कांग्रेस इस चुनाव के बाद सरकार बनाने की बात नहीं कर रही है। आदरणीय राहुल जी ने अपने स्टेटमेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुझे सरकार बनाने की कोई हरकत नहीं है, मैं सरकार बनाने नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहा उन्होंने कि हमारे साथी दल जो हैं, जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय होगा अपने साथी दल के मित्रों से बात करके, जो कल 5 तारीख को बैठक तय है, पहले से तय है, मिलने के बाद जो भी निर्णय लेना होगा सो हम लेंगे। और हम इस मुगालते में नहीं हैं कि सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन इतना बात ज़रूर कहेंगे, राहुल जी की इस जीतोड़ मेहनत से फ़ायदा तो हुआ है। कांग्रेस 52 से 99 तक तो पहुंची है और मित्र दल भी बढ़े हैं। अब देखिए, बिहार में ही अगर बात कीजिएगा तो सिर्फ एक कांग्रेस के पास था, आज के डेट में 3 है। साथी के पास एक भी नहीं था, आरजेडी के पास 2 है, सीपीआई एमएल भी आरजेडी के पास 4 है, सीपीआई एमएल भी 2 है। ये बात सही है कि आशानुरूप हमारे रिजल्ट नहीं मिले हैं, जैसे हम उम्मीद करते थे कि देश में 150 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस अपने बल पे जीतेगी, लेकिन कई प्रदेशों में हमें निराशा हाथ लगी है। इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? फिर भी महेंद्र जी, हम निराश नहीं हैं, क्योंकि जो एनडीए का दावा था, दावा से बहुत पीछे है और बीजेपी खास तौर पे हारी है। पिछले 2 चुनावों में वो बढ़ते हुए थी। आज रुझान जब आ रहे थे, उस दरमियान भी उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि ये हिस्ट्री होगा, जो जवाहरलाल नेहरू का भी नहीं हुआ है कि बढ़ते क्रम में 3 टर्म में उन्होंने जीत हासिल की, और ये मोदी जी बढ़ते क्रम में ही जीत हासिल करेंगे। लेकिन वैसा तो नहीं हुआ। 2 टर्म में बढ़े, लेकिन तीसरे टर्म में तो धराशायी हो गए। अकेले बल पे 272 इनका नहीं आया है, तो ये इनकी हार है, इनकी सीटों की हार है। 47 से ज़्यादा सीट कांग्रेस ने इनसे छीना है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। डॉक्टर सतेल, एक सवाल ये होता है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सरकार किसकी बनेगी, बड़ा मायने ये है। सरकार कैसे बनती है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती। सरकार की पूरी कैंपेन जो इंडिया ब्लॉक की थी और जितने साथी आए थे, पूरा कैंपेन इस बात का था कि मोदी को सत्ता से बाहर करना है। तो मोदी सत्ता से बाहर हो रहे हैं, तो क्या ये इंडिया की नंबर गेम में तो हार है ही? क्या ये जो आरोप, जो डिमांड ये कर रहे हैं कि नैतिक तौर पर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो अपना ही सेट किया हुआ टारगेट नहीं पूरा कर पाए? आप ये सोचिए कि जब आप चुनाव में जाते हैं, आपने कोई टारगेट किया, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ये तो आपकी व्यक्तिगत बात हो गई, लेकिन अपोनेंट से फिर भी आप ऊपर हैं। तो आप जो जीत कह रहे हैं कांग्रेस की, वो किस तरीके से जीत मानी जाएगी, और हार जो कह रहे हैं बीजेपी को, किस तरीके से मानी जाएगी? नंबर गेम में तो वो सरकार बना रहे हैं। देखिए महेंद्र जी, अगर यहाँ देखा जाए इस चुनाव में, तो सत्ता में रहते हुए, सत्ता के सारे एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए विपक्षियों पर हर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश की। चुनाव में हराने का सारे हथकंडे अपनाए गए। कांग्रेस का जो अकाउंट था उसे फ्रीज किया गया ताकि चुनाव सही तरीके से लड़ नहीं पाए। मेरा देखिए, एक कैंडिडेट पैसे के अभाव में छोड़ दिया, जगन्नाथपुरी से टिकट लौटा दिया। तो ये स्थिति हमारी थी। ये ज़रूर है, देश की जनता ने हमारी सहयोग की, कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया और पूरे उत्साह से, जोश से लड़ा। इतने बड़े नेटवर्क के खिलाफ लड़ करके खड़ा रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये कांग्रेस ने किया। साथ ही दल भी एकजुटता के साथ रहे विपरीत परिस्थितियों में। आप देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया और हर एक जगह पर, सब जगह पर प्रभाव डाला गया। आप विश्वास करेंगे, बनारस में कोशिश की गई कि कोई ऑफिस नहीं खुले, कोई मेरा पोलिंग एजेंट नहीं रहे, फिर भी देखिए 4.5 लाख से ज़्यादा वोट से प्रधानमंत्री जी पिछले बार जीते थे। इस बार उनकी क्या स्थिति है? उनके कई मंत्री हार गए हैं इस देश में, यानी कि देश के लोगों ने उनको नकारा तो है, उनके काम को समझा है कि विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। नफरत का बोलबाला देश में है, लेकिन इतने बड़े मेजोरिटी से थे कि उतना समय नहीं भी मिल पाया। ये जरूर मैं स्वीकार करूंगा कि हमारा जो गठबंधन, जो शेप लेना चाहिए था जिस वक्त, और उस तरह से काम करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। देखिए, एक नीतीश जी साथी थे, उन्होंने छोड़ करके चल दिया,
ममता बनर्जी जी थी, वो अकेले चल दी। तो ये कुछ हमारी कमियां थी, सही समय पर नहीं हो पाया, इसके कारण हम पिछड़ गए, ये बात सही है। लेकिन फिर भी हम बहुत निरुत्साहित नहीं हैं। आगे हर एक मुद्दे के अनुसार देश के लिए हम लोग जन संघर्ष खड़ा करेंगे इस तो देश आप में। आप ये मानते हैं कि अगर इसमें इंडिया ब्लॉक की नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे होते तो नतीजे शायद कुछ और होते? नहीं, बात नेतृत्व की नहीं है, बात ये है कि जिस समय शुरू हुआ था उस एकजुटता अगर के उन्हें साथ नेतृत्व अगर तो दिया गया होता महेंद्र भाई, तो जी। वो शायद ब्लॉक से बाहर जाते ही नहीं। निश्चित डॉक्टर तौर पर। साहब इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मोटी बात यही है कि जिन राज्यों में मुकाबला नहीं था भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के साथ, वहाँ कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जी, आमने सामने में देखेंगे उत्तर प्रदेश उसका एक अपवाद है, जहाँ समाजवादी पार्टी का उनको लाभ मिला है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं, लेकिन इस लेवल पर नहीं है कि आज वो जाकर सरकार बनाने के लिए क्लेम कर सकें। वो मोदी जी से चाहे इस्तीफा मांगें या जो भी कहें, उनको नैतिक आधार पर कहें, लेकिन नैतिकता इतनी शायद ये अपने कार्यकर्ताओं को एक कांसोलेशन के तौर पर कंसोलेशन के तौर पर है, क्योंकि कई इम्तहान अभी बाकी हैं। दिल्ली में निश्चित सूपड़ा साफ हो गया। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कितना सही था, इसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आवाज़ उठाई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी आवाज़ उठाई। कांग्रेस में तो उसका असर ज़्यादा दिखा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए भी ये नतीजे थोड़ा आत्ममंथन करने वाली चीज़ है। उन्हें कुछ दिन, जैसे अभी किसी ने पटाखा चलाया, तो कुछ दिन उनको खुशी मनाने दीजिए। इसका विस्तार से विश्लेषण हम लोग आगे करेंगे ही। निश्चित तौर पे विश्लेषण करेंगे। और जैसे डॉक्टर सत्येंद्र कह रहे हैं, कुछ गलतियां तो हुई हैं, कुछ कमियां तो रह गई हैं, और इसका विश्लेषण कांग्रेस करेगी ही निश्चित तौर पर, और बीजेपी भी करेगी कि क्या कमियां रह गई, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा रखा था और अचीव नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पर वो लोग करेंगे और हम लोग भी विश्लेषण करते रहेंगे और आपको हर एक मुद्दे पर, हर एक इसके विश्लेषण के सार को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा पैनल आपके सामने लगातार आता रहेगा। आप अगर हमारे चैनल को पसंद करते हैं, इस वीडियो को आपने अगर पसंद किया है तो आप इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस विश्लेषण में, इस एनालिसिस में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।